नमस्कार बच्चों। आज नमक जो रजिया सज्जाद जहीर द्वारा रचित है, इस पाठ की गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। पहली गतिविधि के तहत प्रस्तुति दी गई है। यह प्रश्न है, नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को भावनाओं संवेदनाओं से उभारा गया है। वर्तमान संदर्भ में इन संवेदनाओं की स्थिति को तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताया कि इस कहानी में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं को संवेदनाओं को उभारा गया कि किस प्रकार से वो अपने लोगों से मिलना चाहते हैं, एक दूसरे के देश में जाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, अपने मन की बातों को कहना चाहते हैं। तो इस बात को दिखलाया गया है। तो वर्तमान संदर्भ में इन संवेदनाओं की स्थिति को तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, नमक कहानी में लेखिका ने हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं और संवेदनाओं को उभारा है। नमक कहानी में लेखिका ने हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं और संवेदनाओं को उभारा है। वर्तमान काल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों के निवासी शांति और आपसी मेलजोल चाहते हैं। और वर्तमान काल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों के निवासी शांति और आपसी मेलजोल चाहते हैं। वे चाहते हैं कि परस्पर दोनों देशों में कोई संघर्ष नहीं हो और वे चाहते हैं कि दोनों देशों में परस्पर कोई संघर्ष नहीं हो और सब मिलकर रहें। हिंदुस्तानी बिना रुकावट के पाकिस्तानी सीमा पर गर्व से जा सके और पाकिस्तानी अपनों को मिलने हेतु बेखौफ हिंदुस्तान आ सके। इस प्रकार दोनों देशों के लोगों की एक दूसरे के प्रति गहन संवेदनाएं हैं। वे परस्पर प्रेम भावना के द्वारा शांति चाहते हैं जिससे उनमें भाईचारा बना रहे। वर्तमान परिवेश में ये है कि ये प्रेम भावना के द्वारा शांति चाहते हैं और जिससे उनमें भाईचारा बना रहे। पहली गतिविधि का उत्तर ये हो सकता है, ये ही है एक्चुअल, और भी इसमें विस्तार किया जा सकता है। देखिए, दूसरी गतिविधि है, सफिया की मनस्थिति को कहानी में विशिष्ट संदर्भ में अलग तरह से स्पष्ट किया है। अगर आप सफिया की जगह होते तो क्या आपकी मनस्थिति भी वैसी ही होती? स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, अगर हम सफिया की जगह होते तो हमारी मनस्थिति भी वैसी ही होती। हम भी सफिया की भांति अपनी माँ का सम्मान करने हेतु कोई भी गैर कानूनी वस्तु ले जाने की भरपूर कोशिश करते, भले ही चाहे हम कस्टम अधिकारी द्वारा पकड़ लिए जाते। यहाँ पर सफिया सैयद थी और सैयदों की परंपरा थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो हम भी हमारे वचन का पालन करते। ऐसी वस्तु को लाने हेतु तरह तरह की बातें सोचते जिससे उन्हें कस्टम अधिकारियों की नज़रों से बचाया जा सके। हमें भी सफिया की तरह मन में अनेक बातें ध्यान में आती कि अगर पकड़े गए तो सामान कैसे ले जाएंगे, माँ को क्या जवाब देंगे आदि। गतिविधि 3, भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए दोनों सरकारें प्रयासरत हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप इसमें क्या योगदान दे सकते हैं? आप क्या योगदान दे सकते हैं? देखिए, भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए दोनों देशों की सरकारें बहुत समय से प्रयासरत हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं इनमें निम्नलिखित योगदान दे सकता हूं। मैं अखबार के माध्यम से दोनों देशों की सरकार से यह अपील करूंगा कि आपसी संबंध सुधारने से जन सामान्य को बहुत लाभ होगा। अखबार के माध्यम से ये मैं संदेश पहुंचाऊंगा, अतः उन्हें सुधारने का प्रयास करें। विदेश मंत्रियों को एक बुद्धिजीवी प्राणी के नाते सचेत करना चाहूँगा कि ऐसा करना जनहित के लिए लाभदायक होगा। तीसरा, दोनों देशों के सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति महोदय जी को पत्र के माध्यम से अपील करूँगा। मैं पाकिस्तान की यात्रा करके वहाँ के लोगों की भावनाओं को जानने का प्रयास करूँगा और आपकी भावनाओं और अपेक्षाओं से उन्हें अवगत कराने का प्रयास करूँगा। वहाँ की यात्रा करके एक दूसरे की भावनाओं को समझूंगा और एक दूसरे की भावनाओं को साझा करने की कोशिश करूँगा। गतिविधि 4, लेखिका ने विभाजन से उपजी विस्थापन की समस्या का चित्रण करते हुए सफिया के माध्यम से यह भी परोक्ष रूप से संकेत किया है कि इसमें भी विवाह की रीति के कारण स्त्री सबसे अधिक विस्थापित है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो ये गतिविधि है कि विस्थापन की जो समस्या उपजी है उससे सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित हुआ है, जो सफिया के माध्यम से परोक्ष रूप से बतला दिया गया है।
किसने? रजिया सज्जाद जहीर ने, कि स्त्री सबसे अधिक विस्थापित है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो देखिए, हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि विवाह की रीति के कारण स्त्री सबसे अधिक विस्थापित है। स्त्री सबसे अधिक विस्थापित है। प्रस्तुत कहानी नमक के माध्यम से लेखिका ने इसी का परोक्ष रूप से चित्रण किया है। प्रस्तुत कहानी नमक के माध्यम से लेखिका ने इसी का परोक्ष रूप से चित्रण किया है। विस्थापन के कारण सफिया का मायका पाकिस्तान में रह गया और जबकि ससुराल हिंदुस्तान में। तो विस्थापन के कारण सफिया का मायका कहाँ रह गया? पाकिस्तान में, और जबकि ससुराल हिंदुस्तान में। और ऐसा इसके विपरीत कैसे क्या हुआ? सिख बीवी भी इसी रीति कारण पाकिस्तान से विस्थापित होकर हिंदुस्तान आई थी। वे आजीवन इसी समस्या का शिकार बनती रही। आजीवन इसी समस्या का क्या बनती रही? शिकार बनती रही। अगली गतिविधि है पांचवी जो गतिविधि है, इसमें बताया गया विभाजन के अनेक स्वरूपों में बटी जनता को मिलाने की अनेक भूमियां। तो कहते हैं अनेक स्वरूपों में बटी जनता को मिलाने की अनेक भूमियां हो सकती हैं, अनेक भूमिकाएं हो सकती हैं। जैसे रक्त संबंध है, विज्ञान है, साहित्य है, कला है। इनमें से सबसे ताकतवर है कौन? सबसे ताकतवर है और क्यों? तो हम देखो, हम हिंदी के पाठक हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, तो हिंदी समझते हैं। तो हम साहित्य की बात करते तो वाजिब है कि साहित्य ही सबसे बड़ी ताकत होगी। तो देखिए, विभाजन के अनेक स्वरूपों में बटी जनता को मिलाने के लिए, विभाजन के अनेक स्वरूपों में बटी जनता को मिलाने के लिए साहित्य सबसे ताकतवर है। क्यों कहते हैं ना, साहित्य की रचना कलम से होती है। जो ताकत तलवार में नहीं, वो कलम से होती है। क्योंकि कलम से वो लहर दौड़ती है, साहित्य से वो लहर दौड़ती है कि आदमी पास सूचनाएं एक तीव्र गति से दूर तक फैल जाती है और लोगों के दिलों के भावों को परिवर्तित कर देती है और समाज में चेतना ला देती है। तो क्योंकि साहित्य ही एक ऐसा माध्यम है, जो जनता की सोई हुई संवेदनाओं को जागृत कर सकता है। जो सोई हुई संवेदनाओं को क्या कर सकता है? जागृत कर सकता है। यह मानव के मध्य विराजमान सभी संकीर्णताओं को मिटा सकता है। इसके द्वारा मनुष्य अपनी सारी सीमा रेखाओं को भुलाकर मनुष्य को मनुष्य समझने लगता है। इसके द्वारा मनुष्य अपनी सारी सीमा रेखाओं को भुलाकर मनुष्य को मनुष्य समझने लगता है। तो ये 5 गतिविधियां हैं जो आप सबके सामने रखी हैं। आप इनमें अपनी विवेक समझ के अनुसार पाठ को पढ़ते हुए और विस्तार कर सकते हैं। तो इन गतिविधियां हैं पांचों गतिविधियों को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और इनको समझने की कोशिश करना, और ये पाठ के साथ ही आपकी जो रचनात्मक शैली है उसको भी विकसित करने के काम आएंगे। धन्यवाद।